प्रणाम सर। प्रणाम मैम। टेक एन सीट। थैंक यू आप नाम के अलावा अपने बारे में कुछ बताएं। सर। मैं उत्तर प्रदेश के ज़िला जालौन के ग्राम नदी गांव का निवासी हूँ। मैंने सर अपनी प्रारंभिक शिक्षा हाई स्कूल की परीक्षा जवाहर नवोदय विद्यालय उरई जालौन से उत्तीर्ण की है। तत्पश्चात मैंने अपनी 12वीं की पढ़ाई रविंद्रनाथ टैगोर इंटर कॉलेज उरई से की है। उसके पश्चात सर मैंने अपना BA LLB सन 2021 में पंडित R.K. शुक्ला कॉलेज ऑफ लॉ कानपुर से किया है। और वर्तमान में आप UPAPO 2022 में चयनित है। जी सर। कहाँ इस समय है आपकी पोस्टिंग? सर मुझे अभी नियुक्ति नहीं मिली है। अच्छा, नियुक्ति वेरिफिकेशन चल रहा है सर। अच्छा जी, 2022 में। ठीक है जी ठीक है, सर। ओके ओके। तो आपका जो हॉबीज़ है इसमें क्रिकेट खेलना, सिंगिंग, कैसे गाने आप गाते हैं? सर मैं पुराने गाने और गज़ल सुनना और गाना दोनों पसंद करता हूँ। अच्छा जी। और क्रिकेट में? क्रिकेट खेलना सर मैं बैटिंग बॉलिंग क्या? बैट्समैन। अच्छा, बैट्समैन। जी। चलिए, तो ये बताइए कि जूरिस्प्रूडेंस तो आपका होगा रेडी, पूछ सकते हैं क्वेश्चन? सर या फिर आप ये बताइए कि आपका सिविल और क्रिमिनल दोनों में कौन सा पार्ट आपका मजबूत है? वैसे तो UPAPO आप हैं तो क्रिमिनल पार्ट आपके मजबूत होंगे। जी सर मुझे अच्छा। जी। चलिए, तो पहली बात तो ये बताइए कि जज और मजिस्ट्रेट में अंतर क्या होता है? सर जज जब वो सिविल मामलों के निर्णय के लिए न्यायालय में बैठते हैं तब उन्हें जज कहते हैं, और मजिस्ट्रेट सब जब वो क्रिमिनल मामलों के निर्णय के लिए एज अ पोस्ट लेते हैं सर। तो आपकी पहली नियुक्ति किस लिए होगी? सिविल मामले आप देखेंगे कि क्रिमिनल मामले देखेंगे? सर सिविल जज के लिए हो रही तो सर सिविल मामले पहले देखेंगे। अच्छा ये ठीक है। तो ये आपकी नियुक्ति करेगा कौन? अथॉरिटी कौन सा है यूपी में? जी सर सिविल जज की नियुक्ति सर CRPC के अनुसार सर बताइए। सर हाई कोर्ट करता है सर। ठीक है, लेकिन यहाँ तो स्थिति मुझे नहीं आ रही समझ में। मुझे तो लग रहा है कि राज्यपाल आप लोग को जी देता है। सर। तो ये अंतर कहाँ से आ गया? सर नियुक्ति के लिए सर भारतीय संविधान प्रावधान करता है अधीनस्थ न्यायालय में नियुक्ति वो सर राज्यपाल द्वारा की जाती है। इसके पश्चात सर जो अधीक्षण की शक्ति है वो हाई कोर्ट के पास होती है, इसलिए सर वो डिसाइड करते हैं कि नियुक्ति कहाँ और कैसे होगी, ट्रांसफर, इन सारी चीज़ों के ऊपर सर फिर हाई कोर्ट। CRPC में कहीं कुछ प्रावधान है इसके बारे में? जो आपकी प्रथम नियुक्ति यहाँ पर सरकार कर रही है, तो इसके बारे में क्या कहीं प्रावधान आपने पढ़ा है CRPC में? सॉरी सर। क्योंकि अगर आप MP जाते हैं तो वहाँ पर हाई कोर्ट करता है नियुक्त, जी सर। गुजरात जाते हैं तो हाई कोर्ट करता है नियुक्त, लेकिन यूपी और बिहार में लोक सेवा आयोग के अनुशंसा पर कौन करता है? राज्यपाल जी या सर। सरकार करती है। जी सर। तो ये दोनों अंतर आप CRPC में एक बार देख लीजिए। ठीक है, चलिए अब ये बताइए कि अगर हम इंटरनेशनल लॉ की बात करें, ठीक है, तो हाल ही में 2016 में कुलभूषण जाधव का मामला आया था। वो मामला क्या था? सर मैं इस विषय में इतना जानता हूँ सर, पाकिस्तान में उनको ये मामला इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में गया भी था। जी सर। तो ये मामला क्या है? सॉरी सर। विधि लोक चेतना की अभिव्यक्ति होती है। जी सर। तो ये बात किसने बोला था? किस विधि शास्त्री ने बोला था? सर ये विधि शास्त्री सेवनी ने बताया था। अच्छा ठीक है, तो इसके संदर्भ में आप कोई एग्जाम्पल दें जो कि भारत में अभी हाल के वर्षों में हुआ है, जो कि लोक चेतना की अभिव्यक्ति के चलते कानून में सरकार को संशोधन करना पड़ा, गवर्नमेंट को संशोधन करना पड़ा। सॉरी सर। चलिए, मूल मानक का सिद्धांत जो केल्सन ने दिया जी था सर। वो क्या है? सर जो केल्सन ने सर जो थ्योरी मूल मानकों की दी है वो जो सर ऑस्टिन का था कि विधि संप्रभु का आदेश है, उन्होंने जो संप्रभु शब्द है उसकी जगह मूल मानकों को रखा सर। मूल मानक ऐसे मानक होते हैं जिन पर वो न्यूनतम चीज़ें कम से कम उस विधि में होनी चाहिए, जो सर मानकों का रूप जिन्हें केल्सन कहते हैं सर। तो भारत के संदर्भ में मूल मानक कहाँ पर लागू होते हैं? मूल मानक अगर हम अपनी विधियों को देखें तो वहाँ पर मूल मानक शब्द कहाँ पर फिट होता है? सॉरी सर। मूल मानक ऐसे मानक कहते हैं जिससे अन्य मानक उसे लीगैलिटी अपनी प्राप्त करते हैं। जी सर। तो
ऐसी स्थिति कहाँ पर है विधि में? सर जैसे भारत की स्थिति में हम देखते हैं तो संविधान सारी विधियों का जनक है, संविधान से ही सारी विधियों की उपज होती है। तो सर हम भारत के परिप्रेक्ष्य में संविधान को मूल मानक कह सकते हैं सर। ठीक है। कार्यपालिका में डीएम की जो नियुक्ति होती है जी सर। तो उसे राजस्व से संबंधित मामलों में जब वो कार्य करता है तो डीएम को क्या कहा जाता है, किस पद नाम से उसे लिया जाता है? सर उसे तो हम कलेक्टर कहते हैं। कलेक्टर। जी सर। और वो डीएम कब के कहलाता है? सर जब वो प्रशासनिक मामले देखता है। प्रशासनिक मामले तो फिर जिलाधिकारी किसे उनके बोलेंगे? सॉरी सर, जब वो मजिस्ट्रेट तब कहलाता है जब सर वो न्यायिक कार्य करता है, और जिलाधिकारी तब कहलाता है जब वो सर प्रशासनिक कार्यों को देखता है। ठीक है। सीजीएम किस श्रेणी का अधिकारी होता है? सॉरी सर, आप अगर मजिस्ट्रेटों की कैटेगरी देखेंगे तो फर्स्ट क्लास सेकेंड क्लास होता है। सर फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट। यस, ठीक है। मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट? सर उसे फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट होता है, जो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट को प्रमोट करके सर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बनाया जाता है। हाँ। वो सर सीजीएम और मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जो महानगर होते हैं उनमें सर सीजीएम ही मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट होता है सर। अच्छा जी। जी सर। अब ये बताइए कि स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ सिविल और क्रिमिनल दोनों मामलों में स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ होता क्या है? सर जो क्रिमिनल मामलों में जो साबित करने का भार है उसे सर अभियोजन को अभियुक्त के विरुद्ध युक्त संदेह से परे साबित करना होता है, जबकि सिविल मामलों में सर संभावनाओं की प्रबलता मात्र दिखाने का जो रखा गया है रेशियो, इतना अंतर है सर। अभिरक्षा और गिरफ्तारी में अंतर बताइए। सर किसी व्यक्ति को पुलिस अधिकारी द्वारा अभिरक्षा में ले जाने के लिए सर गिरफ्तारी की जाती है, और अभिरक्षा सर दो भागों में विभाजित है, पुलिस अभिरक्षा और न्यायिक अभिरक्षा। जब न्यायालय पुलिस अधिकारी के मांग किए जाने पर धारा 167 सीआरपीसी में अग्रिम जो सर उसे अन्वेषण में आवश्यकता है अभियुक्त की, उसके लिए सर पुलिस के सेकेंड क्लास मजिस्ट्रेट क्या पुलिस अभिरक्षा दे मांग सकता है? द्वितीय श्रेणी का मजिस्ट्रेट क्या वो पुलिस अभिरक्षा के लिए लीगली वो बाउंड है, या फिर वो उसको सीआरपीसी ने ऐसा अलाउ किया है? दे सकता है सर। कंफर्म आप हैं? सॉरी सर। अच्छा, एक बार में जिस मजिस्ट्रेट को अधिकारिता नहीं है, ठीक है, तो वो कितने समय तक ये रिमांड पर अभियुक्त को भेज सकता है? सर यदि कोई कार्यपालक मजिस्ट्रेट है जिसे न्यायिक मजिस्ट्रेट की शक्तियां प्राप्त हैं तो वो सर अधिकतम 7 दिनों की पुलिस रिमांड दे सकता है सर। और वैसे ऐसे जुडिशल मजिस्ट्रेट जिसको अधिकारिता प्राप्त नहीं है वो कितने समय तक दे सकता है उसको अभिरक्षा में? सॉरी सर, मैं इस विषय पे। अच्छा, ठीक है मैम। आपने कहा कि आप गाने गाते हैं। जी सर। जी मैम। तो कोई एक सुनाए हमें भी। जी मैम। ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है, धरती पे रूप माँ बाप का उस बेधाता की पहचान है। बहुत बढ़िया। समरी ट्रायल आपको पता है? जी मैम। आपको याद है? जी मैम। क्या आप मुझे बता सकते हैं सेक्शंस के साथ कि किन सेक्शन के मार्जिनल नोट्स क्या हैं? जी मैम। सर मैम जो समरी ट्रायल है वो सीआरपीसी की धारा 260 से 265 तक में बताया गया है। मैम कुछ विशेष मामले हैं जिनमें संक्षिप्त विचारण किया जा सकता है, उनकी सूची मैम 260 में दी गई है, और 261 में मैम द्वितीय श्रेणी का मजिस्ट्रेट जिसको बाउंड किया जाता है। द्वितीय श्रेणी का किस में दिया है? मैम एग्जैक्ट मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ, 262 है मैम, सॉरी। जी मैम वो संक्षिप्त विचारण कर सकता है। और मैम इसमें जो प्रक्रिया अपनाई जाती है वो मैम समन ट्रायल की प्रक्रिया अपनाई जाती है, और मैम जो अधिकतम इसमें सज़ा हो सकती है मैम वो 3 माह की हो सकती है। ओके। आप सचिन तेंदुलकर जी को क्या भारत रत्न अवार्ड मिला है? जी मैम। भारत रत्न मिला जी। है। महात्मा गांधी जी को मिला है? नहीं मैम। क्यों? मैम वो सर मैम हमारे राष्ट्रपिता हैं, वो इस प्रकार के किसी सम्मान के, हालांकि भारत रत्न भारत का सबसे बड़ा सम्मान है, परंतु उन्हें हम राष्ट्रपिता का दर्जा देते हैं, तो उनके लिए मैम भारत रत्न उनकी जो हम लोगों के सामने प्रतिमा है वो सर मैम मुझे नहीं लगता कि भारत रत्न के
उनको कि दिया जाना चाहिए। पट्टा और अनुज्ञप्ति जी मैम। क्या अंतर पाते हैं? मैम पट्टा टीपीए की धारा जो 122 में बताया गया है, 105 में बताया गया है, वो मैम पट्टा किसी अचल संपत्ति पर उपभोग का अधिकार प्रदान करता है, जबकि अनुज्ञप्ति के विषय में जो भारतीय सुखाधिकार अधिनियम की धारा 52 में बताया गया है, वो मैम ये अधिकार देता है कि यदि मेरे पास ऐसी अनुज्ञप्ति ना होती तो मैं संबंधित कार्य जो मुझे वो अधिकार दे रही है वो मैं ना कर पाता। पट्टा का मोस्ट इम्पोर्टेंट एसेंशियल क्या है? मैम पट्टे का सबसे मोस्ट ये है मैम कि उसमें केवल उपभोग का अधिकार मिलता है। क्या समय के लिए कुछ बात है क्या? जी मैम, अगर मैम स्पष्ट तौर से उल्लिखित नहीं है तो पट्टे को मासानुमासी और वर्षानुवर्षी क्रम में मैम विधि में बताया गया है। किस धारा में दिया है, याद है आपको? सॉरी मैम। वॉयरिज्म क्या है और कहाँ दिया है? मैम दृश्य रतिकता भारतीय दंड संहिता की धारा 353 गाँव में बताई गई है मैम। 353 में है? 354 मैम, सॉरी। ओके। राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। जी मैम। आपको इनमें से जो आपने देखे जो सेक्शंस का ग्रुप है, क्या ग्रुप है? मैम राइट टू प्राइवेट डिफेंस को धारा 96 से 106 तक में बताया गया है। ठीक है। आपको क्या लगता है कि जो 103 है ये ठीक है? जी मैम। क्या है ये? मैम कब किसी व्यक्ति की संपत्ति की आत्मरक्षा में मृत्यु तक कारित की जा सकती है। तो अपनी भी और दूसरे की भी? जी मैम। ठीक है। रेफरेंस क्या होता है? रेफरेंस मैम अगर यदि किसी मामले में मैम सीआरपीसी की धारा 395 में रेफरेंस के बारे में प्रावधान किया गया है। अगर किसी मामले में अधीनस्थ न्यायालय को उच्च न्यायालय से विधि के प्रश्न पर कोई मैम राय की आवश्यकता होती है तो मैम वो उस मामले को निर्देश के अंतर्गत। क्या आप सही बता रहे हैं? चलिए अच्छा बताइए, समलैंगिकता। जी मैम। कहाँ पढ़ते हैं आप इसे लॉ में? मैम इसको स्पष्टता तो कहीं लॉ में नहीं बताया गया है, पर धारा 377 आईपीसी में मैम इसको लेके जा सकते हैं। तो क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल है या अनकॉन्स्टिट्यूशनल है? सेक्शन 377 जो आपने कहा। मैम वो आंशिक रूप से असंवैधानिक है। कैसे? मैम उसमें ये कहा गया है कि प्रकृति विरुद्ध काम तृष्णा के लिए अगर कोई व्यक्ति ऐसा कोई कृत्य करता है तो उसे धारा 377 में दोषी माना जाएगा, परंतु सुप्रीम कोर्ट ने मैम जब इसको आंशिक रूप से असंवैधानिक किया तो उन्होंने ये कहा कि अगर सहमति से ऐसे संबंध बनाए जा रहे हैं तो उन्हें संवैधानिकता दी जानी चाहिए। क्या केवल सहमति ही एक ग्राउंड बताया और कुछ नहीं? इसके कॉन्स्टिट्यूशनल होने के लिए क्या केवल कंसेंट ही जरूरी है और भी कुछ है? सॉरी मैम। पब्लिक प्लेस या प्राइवेट प्लेस? प्राइवेट प्लेस में। और एनिमल्स के लिए क्या है? मैम एनिमल्स के लिए तो मैम अभी भी ये अपराध है मैम। अच्छा, विशिष्ट अनुतोष अधिनियम में आपने पढ़ा है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट? जी मैम। तो आपने पढ़ा कि कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स को हम स्पेसिफिक एनफोर्स करवा सकते हैं, परफॉर्म करवा सकते हैं, तो कौन सी है वो और कहाँ दी है? मैम मैं जहाँ तक याद कर पा रहा हूँ मैम ये धारा 11 में बताई गई है। श्योर है? सॉरी मैम। ओके सर। आप मुझे बताएं कि इल्बर्ट बिल विवाद क्या था? इल्बर्ट बिल विवाद। सॉरी सर। ओके। किस एक्ट के अकॉर्डिंग गवर्नर जनरल को वायसराय कहा गया? अच्छा आप मुझे बताएं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के बारे में। जी सर। भारत शासन अधिनियम 1858 के बारे में। सर यही अधिनियम था जिसके अनुसार सर गवर्नर जनरल को वायसराय बना दिया गया। अच्छा और क्या क्या प्रावधान थे? सर सॉरी। अच्छा फिर किस एक्ट के अकॉर्डिंग वायसराय को गवर्नर जनरल कहा जाने लगा? ठीक है। भारत शासन अधिनियम 1935 के बारे में आप मुझे बताएं, क्या महत्वपूर्ण पॉइंट्स रहे हैं उसके? सर भारत शासन अधिनियम 1935 के अनुसार न्यायपालिका की जो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना उसी के अनुसार हुई है, और सर जो शक्तियों का विवरण जो सर सूचियों में हुआ है, संघ सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची में, वो भी सर भारत शासन अधिनियम 1935 के अनुसार पहली बार देखने को मिला था। और सर सॉरी सर। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार क्या था? सॉरी सर। ओके। गांधी और सुभाष चंद्र बोस के बारे में आप लोगों ने तो पढ़ा ही होगा। जी सर। क्या डिफरेंस था बेसिक इनकी आइडियोलॉजी में?
गांधी और सुभाष में? सर जो गांधी जी की अवधारणा थी वो अहिंसा और सर किसी बात को सत्यवादिता से या बहुत शांति से मनवाने की कोशिश करते थे। वो अपने सारे तथ्य और इस प्रकार से आचरण करते थे, उग्र नहीं थे सर। और जो सुभाष चंद्र बोस हैं वो सर थोड़ा सा उनकी आइडियोलॉजी उग्र कही जा सकती है। हिंसा वगैरह में विश्वास करते थे? हिंसा का मतलब सर मैं सर उसको सही से बता नहीं पा रहा हूँ। हिंसा गांधी जी उग्र नहीं थे? नहीं सर। गांधी जी भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उन्होंने कहा कि मतलब करो या फिर करते करते मर जाओ, आज़ादी तो लेनी ही है। जबकि गांधी जी का जो सत्याग्रह रहा उसमें हिंसा कहीं पर भी नहीं दिखा, लेकिन भारत छोड़ो आंदोलन में ऐसी बातें बोल रहे हैं और आप करें उग्र नहीं थे। सर उन्होंने सदैव अपने जीवन में सर अहिंसक आंदोलनों को ही कोई महत्व दिया है। अच्छा, नरमपंथ और गरमपंथ समझते हैं? जी सर। क्या अंतर था इनमें? सर जब कांग्रेस का विभाजन 1907 में हुआ सर सूरत अधिवेशन में, तो सर कांग्रेस में कुछ लोग ऐसे थे जो गरम दल के थे और कुछ लोग नरम दल के थे, जो ये मानते थे कि केवल बातों के जरिए ही आज़ादी पाई जा सकती है। उनको सर नरम दल की श्रेणी में रखा जा सकता है। और जो सर गरम दल के थे जिनमें बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय जैसे लोग थे सर, ये इनकी सर जो अवधारणा थी वो इस प्रकार की थी कि हम कुछ ना कुछ इस प्रकार के कृत्य करें जिससे भय भी स्थापित हो। किस प्रकार की कृत्य? अच्छा, क्रांतिकारी और गरम दल में क्या डिफरेंस था दोनों विचारधाराओं में? सॉरी सर। क्रांतिकारी विचारधाराएं जो थी और गरम दल के जो लीडर थे जी, उसमें क्या अंतर था? सॉरी सर। लाहौर अधिवेशन आपने सुना है 1929 का? जी। उसकी क्या महत्वपूर्ण बातें थी? सर उसमें सबसे पहली बात पूर्ण स्वराज की मांग सबसे पहले की गई थी। पूर्ण स्वराज की? जी। अच्छा, लाहौर अधिवेशन से पहले आप देखेंगे कि जो ये नेहरू कमेटी बनी और रिपोर्ट अपनी प्रस्तुत की, उसमें उन्होंने डोमिनियन स्टेट की बात की थी, मोतीलाल नेहरू ने। तो डोमिनियन स्टेट क्या था? सॉरी सर। अच्छा, ठीक है सर। आपने एपीओ क्वालिफाई किया है, सर्विस में नहीं है ना अभी आप? नो सर। ठीक है। एक बात बताइए, क्रिमिनल के मामलों में हमेशा स्टेट एक पार्टी होती है, ऐसा क्यों होता है? सर भारत में जो न्यायिक अवधारणा है वो ये मानती है कि अपराधी ने अपराध किसी व्यक्ति विशेष के विरुद्ध नहीं अपितु पूरे राज्य के विरुद्ध किया है। अच्छा, तो इस वजह से एक पार्टी होती है स्टेट? जी सर। और राज्य ये चाहता है कि सभी व्यक्तियों को न्याय सुलभता से मिल सके। अच्छा, एज मान लीजिए कि अभी आप एपीओ के तौर पे वर्क करेंगे, कार्य करेंगे, जी सर, तो आपका अप्रोच क्या रहेगा? सिर्फ राज्य का पक्ष रखना आपका अप्रोच रहेगा कि पर्टिकुलर वो व्यक्ति जिसके ऊपर कुछ भी उत्पीड़न हुआ है उसका पक्ष भी पूरी अच्छी तरीके से रखा जाए, ये भी अपना आपका अप्रोच रहेगा? सर मेरा अप्रोच ये रहेगा, मैं न्यायालय के समक्ष सभी तथ्यों को प्रस्तुत करूं उस मामले से जुड़े। किसकी तरफ आप बायस्ड रहेंगे, राज्य की तरफ कि व्यक्ति की तरफ? सर मैं न्याय के प्रति बाध्य रहूंगा। मैं चाहूंगा कि मामले में उचित रूप से न्याय हो। यदि अपराधी ने अपराध किया है तो मैं उसे सर पूरी तरह से दोष सिद्ध करने के लिए प्रयासरत रहूंगा सर। सिंगिंग पसंद है आपको? जी सर। मान लीजिए कि आप जज के रूप में कार्य कर रहे हैं, कोई ऐसा मामला आया जिसमें सिंगर है, तो सिंगर के प्रति आप कितना बायस्ड रहेंगे? सर बिल्कुल भी नहीं। नहीं, आप बताइए मुझे, 50% बायस्ड रहेंगे या 100% बायस्ड रहेंगे? मैं सर 0% या 25% बायस्ड? 0% सर। क्यों? आपको तो बायस्ड रहना चाहिए, सिंगर आपको पसंद है। मान लीजिए कि नेहा कक्कड़ का कोई मामला है और आपकी कोर्ट में आया जी, तो आपको तो बायस्ड होना चाहिए ना उनके प्रति? नो सर। क्यों? क्योंकि सर वो मुझे जो चीज़ें पसंद है वो उस क्षेत्र से आती हैं, ये केवल एकमात्र आधार नहीं हो सकता मेरा। तो मैं कैसे मानूं कि आपको सिंगिंग बहुत पसंद है? मैं कैसे मान लूँ आपको सिंगिंग पसंद है? भाई आप सिंगर के प्रति बायस्ड ही नहीं हो रहे हैं, आप सिंगर का सम्मान ही नहीं कर रहे हैं। आपकी कोर्ट में सिंगर का मामला चल रहा है और आप बिल्कुल तवज्जो ही नहीं दे रहे हैं। सर उनके प्रति अगर मैं बायस्ड हो जाऊंगा तो सर ये मेरे कार्य के प्रति ईमानदारी नहीं होगी। और सबसे बड़ी जो सर विशेषता होनी चाहिए किसी जज में वो ईमानदारी होनी चाहिए। अच्छा, क्रिकेट भी पसंद है आपको? जी सर। भारत देश में इतना पॉपुलर क्यों है क्रिकेट? सर मुझे जहाँ तक लगता है सर क्रिकेट ऐसा खेल है कि जो ग्रामीण स्तर तक लोग, जो छोटे छोटे बच्चे हैं
सर आसानी से उपलब्धता हो जाती है, छोटे छोटे ग्राउंड भी होते हैं, वो वहाँ भी खेलना शुरू कर देते हैं। जबकि फुटबॉल और हॉकी जैसे जो बड़े खेल हैं सर, इनके लिए हमारे पास अभी पर्याप्त ग्राउंड नहीं है, तो लोगों तक वो सोच ही नहीं पाते सर ग्रामीण क्षेत्र में कि मुझे हॉकी और फुटबॉल जैसे खेलों की तरफ भी ध्यान देना चाहिए सर। अच्छा, एक युवा खिलाड़ी हैं जो अभी आईपीएल में बहुत चर्चित थे, जिनका नाम है शुभमन गिल। जी सर। उनकी एक महिला मित्र है, उनके पिता का नाम बताइए। सॉरी सर। ठीक है, एक अंतिम सवाल है मेरा। एक रिट पिटीशन होती है, पढ़ती है, रिट पिटीशन जानते हैं ना? जी सर। अच्छा ठीक है, रिट का एक प्रकार होता है सर्शियोररी यानी उत्प्रेषण। जी, क्या होता है बताइए। उत्प्रेषण सर, यदि कोई मामला अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन है और सर उसमें सर जो उसका जो उच्चतर न्यायालय है उस मामले को अपने पास मंगा सकता है सर। क्या नेचर होता है, मंगा के क्या करेगा, क्योर करेगा या सिर्फ रोकेगा? सॉरी सर। नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ कि अधीनस्थ न्यायालय अगर मान लीजिए अपने न्याय क्षेत्र से बाहर गया, जी, तो ऐसी स्थिति में सुपीरियर कोर्ट के द्वारा वो मामला अपने यहाँ मंगाया जा सकता है। जी सर। तो मंगाने का उद्देश्य क्या है? मैं कह रहा हूँ इस रिट का ऑब्जेक्टिव क्या है? उद्देश्य सर ये वो चाहे तो सर निर्देश कर सकता है कि उसको दोबारा से उचित रूप से सुना जाए, या फिर सर खुद ही सुन सकता है। क्यों भाई, क्या ऑब्जेक्टिव है, क्यों मंगा रहे हैं? इन्फीरियर कोर्ट में कोई मामला चल रहा था, जी इन्फीरियर कोर्ट अपने क्षेत्राधिकार से बाहर गया। जी। अब क्षेत्राधिकार से बाहर गया तभी मंगा लेंगे या जाके फैसला सुना दिया तब मंगाएंगे? सर गया तभी। अच्छा, गया तभी मंगा लेंगे, ठीक है। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि कोई मामला इन्फीरियर कोर्ट में चल रहा है और चल ही रहा है तभी जो है उसे अपने यहाँ ट्रांसफ़र करा लिया जाएगा। क्यों कर रहे हैं ऐसा, ज़रूरत क्या है? चलने दीजिए ना वहीं पर। सर यदि वहाँ उचित प्रकार से न्याय नहीं दिया जा रहा है सर, सबसे बड़ी विधि की आवश्यकता यही है कि न्याय की प्राप्ति हो। मतलब यही ना कि लीगल फॉल्ट ना हो, जी, इसीलिए ऐसा किया जा जी रहा है सर। ना। ठीक है, बहुत बढ़िया सर। एविडेंस का एक सेक्शन है 114 का, जी सर। वो क्या है? सर यदि किसी महिला के साथ बलात्कार किया जाता है या धारा 376 में जुड़े कोई भी अपराध किए जाते हैं, सर यदि वो यह कहती है कि मैंने ऐसे अपराध के लिए अपनी सहमति नहीं दी थी, तो न्यायालय यह उपधारणा करेगा कि उसकी सहमति उसमें नहीं थी। तो ये संशोधन जो हुआ था, ये जो सेक्शन लाया गया था, जी, ये क्या कोई प्रकरण ऐसा था कि जिसके वजह से इसको लाया गया? जी सर, ये मथुरा रेप केस कांड था सर। अच्छा, पूरा इसका केस का नाम बताइए सर। मैं एग्जैक्ट सॉरी सर। एग्जीक्यूटिव मर्डर क्या होता है, कार्यपालिका मर्डर क्या होता है? सॉरी सर। अच्छा, संविदा अधिनियम में धारा 73 और 74 में अंतर बताइए। सर धारा 73 में सर जो क्षतिपूर्ति की राशि है वो निश्चित नहीं होती है, जबकि धारा 74 में निश्चित होती है। निश्चित होती है, लेकिन क्या न्यायालय 74 में भी अपने विवेक के अनुसार काम कर सकता है? जी सर। लिखा है उसमें। और धारा 74 में ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं, या जैसे कि ऐसे कौन कौन से बॉन्ड हैं कि जिसमें न्यायालय का विवेक काम नहीं करेगा? जो उसमें राशि लिखी है उतना आपको देना ही देना है। बॉन्ड के बारे में जानते हैं, जमानत के बारे में जानते हैं, ठीक है? उसमें ये सब चीज़ें न्यायालय का विवेक काम नहीं करेगी, ठीक है? जी सर। सह अपराधी के साक्ष्य का महत्व बताइए। सह अपराधी के साक्ष्य के विषय में सर भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 133 में प्रावधान किया गया है। धारा 133 ये कहती है, कोई भी दोष सिद्धि केवल इस आधार पर कि यह असंपुष्ट साक्ष्य पर की गई है, अपास्त नहीं की जाएगी सर। मतलब कि केवल सह अपराधी की जो संस्वीकृति है उसके आधार पर सर दोष सिद्ध किया जा सकता है, उसकी जो सह अपराधी हैं साथ वाली। कहाँ पर ये लिखा गया है? धारा 133 सर। 133 में तो जहाँ तक मुझे ख्याल है ये लिखा गया कि सक्षम साक्षी होता है वो। तो ये विवाद जो धारा 114 का जो दृष्टांत ख है, जी सर। उसके साथ विवाद क्या है? सर वो सर धारा 114 का जो दृष्टांत है वो ये कहता है कि आप जब तक उसे संपुष्ट नहीं करा लेते वो विश्वास के योग्य नहीं है। और जबकि सर धारा 133 ये कहती है कि वो पूर्णतः विश्वास के योग्य है, आप उसके विश्वास करके उस पर आप उसको दोष सिद्ध भी कर सकते हैं। तो इसमें उचित व्यू आप अपने बताइए कि इसमें होना क्या उनके चाहिए, क्योंकि 114 का कुछ और बातें
कह रहा है, जी। 133 कह रहा है कि ये सक्षम साक्षी है। तो दोनों में कहीं ना कहीं विरोध आ रहा है नज़र। जी सर। तो ये इसका उनका हल क्या है? सर इसका जो निर्णय सर हमारे उच्चतम न्यायालय ने डगड़ू बनाम महाराष्ट्र राज्य के केस में किया था। उन्होंने ये कहा था सुप्रीम कोर्ट ने सर कि जो धारा 133 है वो सामान्य नियम बताती है, जबकि जो धारा 114 का दृष्टांत ये है वो ये कहता है कि आप कोशिश करिए कि उसको संपुष्ट करा लीजिए ताकि अन्याय ना हो। अगर आपके पास ऐसे साक्ष्य हैं जो उसे संपुष्ट कर सकते हैं तो ये उचित है, अन्यथा सर आप केवल 133 का जो साक्षी है उसके आधार पर आप दोषी। सह अपराधी और सह अभियुक्त का अंतर बताइए। सर सह अभियुक्त से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जिन्होंने 2 या 2 से अधिक व्यक्ति ने मान लीजिए कोई अपराध साथ किया है, उनमें से दोनों का साथ विचारण चल रहा है और कोई उनमें से एक आकर अपने अपराध को स्वीकार करता है सर, तो वो सह अभियुक्त। साक्ष्य का उसका महत्व सह अभियुक्त का? सर उसे केवल एक संपोषक साक्ष्य के रूप में हम ले सकते हैं, उसे केवल उसके साक्ष्य के आधार पर दोष सिद्धि नहीं की जा सह अपराधी के बारे में बताइए। सह अपराधी के बारे में सर केवल जो सह अपराधी सर वो व्यक्ति होते हैं जो एक दूसरे के साथ मिलकर अपराध करते हैं, उनमें से कोई एक राज्य की ओर से साक्षी बनकर उस अपराध को स्वीकार करता है, उसे सर सह अपराधी कहते हैं। तो सह अभियुक्त और सह अपराधी में तो फिर मुझे तो कोई अंतर नहीं आ रहा समझ में आपकी बातों से। सर मैं ये कहना चाहता हूँ, क्या सह अभियुक्त का प्रतिपरीक्षा होता है? सॉरी सर। सह अपराधी का प्रतिपरीक्षा होता है? जी सर। तो बस यही है अंतर। ठीक है, ठीक है, बाकी आपको अग्रिम शुभकामनाएं। ठीक है, ओके, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। मैं कहूँ सर? हाँ आ जाइए जी। ठीक है सर। थैंक यू सर। आपका परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा रहा, लेकिन कुछ बातों का ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है, ताकि आपका सिलेक्शन हो। बोलने के बाद थैंक यू बोलना है आपको, ये बात दिमाग में जी सर। रखनी है, ठीक सर है। हर क्वेश्चन के बाद मुझे नहीं नहीं नहीं, 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 नहीं। बैठने से पहले थैंक यू, बैठने से पहले हाँ। बैठने से पहले। और जब जाने लगेंगे तब थैंक यू। जब आप दूसरी यहाँ से बात चले कि एक हल्की सी स्माइल, ठीक है, दांत कोशिश कीजिए कि दिखना ना चाहिए, क्लियर। दूसरी बात कि चेयरमैन को पहले ग्रीट करें, जी ठीक है, जो भी उनके चेयरपर्सन बैठा है पहले उसे ग्रीट करें, बाकी उसके बाद से मेंबर्स को आप करिए, मैम क्लियर। मैं तो मैम को भी करें। और थोड़ा सा लॉ के बारे में रिवीजन एक बार कर लीजिए, ठीक है, और ख़ास तौर से क्रिमिनल मैटर पर तो आप करिए क्योंकि आप एपीओ में सेलेक्ट हैं, जी क्लियर। तो एविडेंस, सीआरपीसी, आईपीसी जो भी आपका सिलेबस में है उसको भी आप जैसा देख लीजिए, इवन पुलिस रेगुलेशन भी, जी ठीक है। तो इसको आप देख लीजिए। और दूसरी बात कि जो आंसर कंफर्म है उसी का आप उत्तर दें, बाकी चीज़ों में सॉरी आप बोल दें, ठीक है, ठीक है। बाकी और ये आप एकदम स्टैचू मत बन जाइए भाई, ठीक है। आप बैठ सही रहे हाँ। हैं लेकिन आप एकदम स्टैचू बन जा रहे हैं, एकदम रख के दबा ले रहे हैं, एकदम एकदम इसे ऐसे रिलैक्स, है ना, रिलैक्स होइए, Relax, pressure में एकदम मत स्टैचू नहीं आइए। बनना है, ठीक है। बाकी मैंने जो सवाल आपसे पूछा था क्रिमिनल वाला, क्रिमिनल के मामलों में पार्टी होती है स्टेट, आपने बढ़िया जवाब दिया। सिंगर्स वाले में भी आप भटके नहीं, मेरा उद्देश्य यही था कि आपको घबराना, आपको मुद्दे से भटकवा देना, ठीक है, लेकिन आप मुद्दे से नहीं भटके, बढ़िया रहा। उत्प्रेषण आप गलत बता रहे हो, क्या है भाई उत्प्रेषण?
उत्प्रेषण ये है ना कि देखिए, जब कोई भी अधीनस्थ न्यायालय जो होता है, अधीनस्थ न्यायालय जब अपने जुरिस्डिक्शन से बाहर जाता है जी तो बाहर वो चला गया और मामला चल ही रहा है, जी तब जो है सुपीरियर कोर्ट प्रोहिबिशन इशू कर सकती है रोकने के लिए। जब मामला चल रहा है तब हम प्रोहिबिशन किससे रोकते हैं, लेकिन जब वो फैसला आ चुका है तब अपने यहाँ बुलाते हैं। मैं बार बार आपसे पूछ रहा था क्यों, तो आपको कहना चाहिए था सर क्योर करने के लिए, लीगल फर्ट को दूर करने के लिए, है ना, ये चीज़ होती है। बाकी बहुत बढ़िया था, आपका कॉन्फिडेंस अच्छा है, मेरी तरफ से शुभकामनाएं। क्रिकेट लोकप्रिय क्यों हुआ, ठीक है, इसका जवाब आप थोड़ा सा और अच्छे से देख लीजिएगा, अपने हॉबीज़ के बारे में अच्छे से पढ़ लीजिएगा और कॉन्स्टिट्यूशन पर विशेष ध्यान दीजिएगा, ठीक है, बाकी सब बेटर है। आपने अच्छा किया है, बस कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, अगर गलत है तो मत बोलिए, कंफर्म हुई है तभी जवाब दीजिए। अपने परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया रहा थोड़ा है। सा मैम, जैसे मैं 354 बोलने को था, पता नहीं कैसे आप- 353 हाँ, निकल कई बार, गया। या शायद ऐसा लगा कि किसी लेडी मेंबर से बात करने में घबराहट हुई हो। आप मेरे सारे क्वेश्चन में आपको आता था, पर आप एक बार गलत सेक्शन बता जा रहे थे, वो दिखा रहा था कि आप सहज नहीं है मेरे साथ। तो ये चीज़ें ना आने पाए, इसके लिए प्रैक्टिस करिएगा, विचार करके सही आंसर ही दीजिए। आप कुछ सेकंड सोच सकते हैं, हड़बड़ाइएगा नहीं। परफॉर्मेंस बहुत शानदार है, आपका सिलेक्शन हो सकता है कि आप इस बार बन जाइए। और ये याद रखिएगा कि आप एंट्री की है, एंट्री करने के बाद बहुत शानदार लगे कि आप एक आर्मी ऑफिसर हैं। आप यहाँ आए, सबसे पहले चेयरपर्सन, फिर जो मैम हो, अगर कहीं है मेंबर उनको, देन बाकी मेंबर्स की ओर भी एक निगाह ऐसे घुमा लें। फिर जब आपको बैठने को कह दिया जाए तब आप थैंक यू बोल के बैठे। और सपोज नहीं बोल रहे हैं वो बैठने को, तो आप थोड़ी देर में परमिशन मांग लीजिए कि सर क्या मैं बैठ सकता हूँ, फिर थैंक यू बोल के बैठे। और जब आपको परमिशन मिल गई कि ओके यू कैन लीव या आप जा सकते हैं, तो आप उठने से पहले थैंक यू, या उठ गए बोले थैंक यू सर, और फिर जाइए, हल्का सा नमस्कार या जो भी करते हुए जाइए। थैंक यू बोल के उठे, नमस्कार या जो भी आपको करना है, ग्रेट। एक बार भाई जाने से पहले भी तो हम लोग लोगों को करते हैं ना नमस्कार, हमारी जो पार्टी में चला आ रहा है, परंपरा में चला आ रहा है, वही रखना है, एक्स्ट्रा प्रेशर पेन नहीं लेना है। और बाकी बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस जा रहा था, लास्ट में आप थोड़े से प्रेशर में आ गए जब सर ने आपको क्वेश्चन पूछना स्टार्ट किया। इसको अपना बनाए रखिए कि आप ऑलरेडी सेलेक्टेड हैं और बढ़िया करेंगे। बिल्कुल। और जो शुरू के जो कुछ सुधार हैं, कानून हैं, उन सबको भी थोड़ा सा आप जान करके चलें, क्योंकि ऐतिहासिक सर दृष्टिकोण मैं से कोशिश कर रहा था गलत ना निकल जाए, इसलिए मैंने सॉरी ये बोलना सब था। ऐसी चीज़ें हैं जो अगर आप इसको नहीं बताते हैं तो फिर ये लगता है कि मतलब क्यों, बात वही है कि फिर देश कब आज़ाद होगा और नहीं बता पा रहे हैं, जी तो विश्वास नहीं होता है। इसलिए थोड़ा सा इसको देख लीजिएगा, जितने भी इस प्रकार के एक्ट हैं, और बाकी परफेक्ट, बढ़िया, फर्स्ट क्लास। शुभकामनाएं आपको, बेहतर हो, ठीक है, थैंक यू। थैंक यू, शुभकामनाएं।